चलिए सर, इस वर्किंग कैपिटल को आगे ले जाते हैं। चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम। पॉलिसीज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने की कौन कौन सी पॉलिसी है, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको। एक तो करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी। मेरे साथ अगर लिखते जाओगे ना तो याद रह जाएगा आपको। करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एंड करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसीज। करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आप डिसाइड करो तो ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है लिक्विडिटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रेड ऑफ करना। जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तब भी, फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो तब भी, ये ऑलवेज ध्यान में रखना। कहने का मतलब ये, करंट एसेट्स ना ज्यादा रखना चाहिए उससे, ना करंट एसेट कम रखना चाहिए उससे। करंट एसेट्स जितनी रिक्वायर्ड है सर उतनी पक्का रखना। और उसको एस्टिमेट करना टफ है, लेकिन ये हो जाएगा एस्टिमेट करोगे तो। होगा यूं कि अगर आपको करंट एसेट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल 100 करोड़, 100 CR, एंड आप रखते हो, ये चाहिए आपको, दिस यू नीड, एंड यू आर कीपिंग 120 करोड़ इन अ बिजनेस करंट एसेट्स, है ना। यानी आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखते हो। सी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब आपको चाहिए 100 और आप रखते हो कितना, 120 करोड़। इसका मतलब तो ये हुआ ना सर, आपने 20 करोड़ का एक्सेस इन्वेस्टमेंट किया है करंट एसेट्स के अंदर, जो एक्चुअली हवा की आपको जरूरत नहीं है। ये 20 करोड़ एक्सेस इन्वेस्टमेंट की, तो इससे हो क्या रहा है, ये 20 करोड़ का आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो ना। अगर आप चाहते तो इसका इन्वेस्टमेंट करते, और क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट नहीं ना कर पा रहे तो आपको इस पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। और अगर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट ऑन दैट, एंड दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग लॉस, यू आर गेटिंग लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कम मिलता है, और अगर प्रॉफिट कम मिलेगा ना तो शेयरहोल्डर की वेल्थ कम हो जाएगी ना, और शेयरहोल्डर की वेल्थ कम हो जाएगी, वैसे तो करना ही नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि शेयरहोल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करके देना है। तो यार जरूरत है उससे तुमने ज्यादा किया तो ऐसा हो गया, आया ना। तो जितना जरूरी है उतना करो। यस और नो? ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है। तो करंट एसेट्स अगर आप एग्जैक्ट पता कर लो रिक्वायरमेंट, इससे होगा क्या, आपकी लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। याद रखना, अगर आपने रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट किया तो, सही तरीके से एस्टिमेट किया तो, ना लिक्विडिटी सफर होगा ना प्रॉफिटेबिलिटी सफर होगा। क्लियर? उसी तरीके से करंट एसेट को फाइनेंसिंग पॉलिसी, मतलब करंट एसेट का फाइनेंस आप कहां से लेके आओगे। का तो आप शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल करने वाले हो, का तो आप लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल करने वाले हो। लेकिन याद रखना, आपकी जो भी फाइनेंसिंग पॉलिसी हो वो डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए सर। आपका जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो ऐसा होना चाहिए कि बदले में जो आपका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो कम करे, है ना। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा इसमें, जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो जाए। अगर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो जाता है तो कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ जाने से वेल्थ बढ़ जाएगी। तो अगेन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ठीक है कि नहीं? और इसीलिए फिर ऐसा कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी आप डिसाइड करो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी डिसाइड करो तो इसके अंदर आपको डिसाइड करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। क्या डिसाइड करना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। एंड डिसाइड करना होता है आपको फाइनेंसिंग पॉलिसीज, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट कहां से लेके आओगे, वही दो चीज डिसाइड करनी है ना। जरा आंख बंद करके सोचो, ये तो डिसाइड करनी है कि कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए।
चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट, और वो कहां से लेके आओगे? तो जब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी डिसाइड करो, यानी इसका मतलब क्या, साइज कितना रखना है आपको करंट एसेट्स का, वो जब डिसाइड करो तो ध्यान रखना लिक्विडिटी भी बढ़नी चाहिए, यानी रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, है ना। तो लिक्विडिटी सफर नहीं होनी चाहिए, लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा लिखना चाहूंगा सर, है ना, क्या लिक्विडिटी भी, लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। एंड उसी तरीके से जब फाइनेंसिंग पॉलिसी डिसाइड करो, इसका मतलब आप फाइनेंस कहां से लाओगे, करंट एसेट का फाइनेंस कहां से लाओगे, तब भी ध्यान रखना कि भाई, है ना, लिक्विडिटी भी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई लिक्विडिटी नहीं है आपने ऐसा फाइनेंस सिलेक्ट किया, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी रहनी चाहिए, है ना। तो इससे होगा क्या, इससे ये हो जाएगा सर, इससे, या इससे ये हो जाएगा कि आपका वेल्थ क्या हो जाने वाला है, शोल्डर का वेल्थ क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमाइज। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एजम्पशंस करते हैं सर, ये जब आप मैनेजमेंट करते हो तो कुछ एजम्पशंस किए जाते हैं, है ना। तो वर्किंग पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी जब डिसाइड करते हो, और इसको जब हम इवेल्युएट करते हैं, है ना, इसको जानने की कोशिश करते हैं, जब उसको इवेल्युएट किया जाता है ना, तो तीन बेसिक एजम्पशंस है जो आपको याद रखने हैं। ये कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे हम ये थियरी लिखने जा रहे हैं, हम आगे बोलने जो जा रहे हैं वो तीन एजम्पशंस के बेसिस पे है ना। पहला एजम्पशंस क्या कहना चाहते हैं, पहला ये है कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करते हैं बिजनेस में, का तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स एसेट्स के अंदर, का तो करंट एसेट्स के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ऐसा ऐसा माना जा रहा है, एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। तो करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट लेस प्रॉफिटेबल, ठीक है ना। और ये जो हम एजम्पशंस करने जा रहे हैं, ये वर्किंग कैपिटल का जो मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से पिक करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ये वर्किंग कैपिटल पॉलिसी का मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, और उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए एजम्पशंस करते हैं। हालांकि अगर आप बैंक ले लो, मान लो अगर आप बैंक लेते हो, बैंक, तो बैंक के लिए करंट एसेट ज्यादा प्रॉफिटेबल है ना। अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक क्या सोचते हैं सर, बैंक ये सोचते हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स अगर होगा तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, है ना, जबकि फिक्स एसेट्स, है ना, फिक्स एसेट्स हमको कम प्रॉफिटेबल होगा। और इसलिए तो बहुत सारी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, प्रॉपर्टीज रेंट पे लेते हैं लोग, ठीक है, ये एक बात। दूसरा एजम्पशन क्या है, दूसरा एजम्पशन क्या है कि अ, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, हाँ यस, ये भी एक एजम्पशन में लिया गया है कि हम ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए ये मैनेजमेंट कर रहे हैं। एंड तीसरी बात क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो लेस कॉस्टली होते हैं, ये एजम्पशन है, याद रखना है, शॉर्ट टर्म लेस कॉस्टली होते हैं एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस थोड़े ज्यादा कॉस्टली होते हैं, है ना, ये मोर कॉस्टली होते हैं। और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, इतने assumptions याद रखना, क्लियर। एक चीज याद है भाई, ये एक चीज, एक ये हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा पॉइंट कवर करना है, अच्छा, इसको फाइनेंस कहां से लेके आओगे वो, है ना, करंट एसेट्स बताना है, क्या बताना है कि करंट एसेट्स का फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग पॉलिसीज, करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसीज, एज आई सेड कि करंट एसेट में फाइनेंस के बारे में सोचो, तो आप क्या ये फाइनेंस कहां से लाओगे, तो आप कहां से लाने वाले हो सर, आप तो लाओगे लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस कलेक्ट करोगे, या शॉर्ट टर्म फंड से लेके आओगे, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसे लेके आओगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए करंट एसेट के अंदर, आया ना, जस्ट सेकंड।
ठीक है, क्या कह रहा था मैं? करंट एसेट्स में जो फाइनेंसिंग पॉलिसीज है, ये करंट एसेट्स आप कहाँ से फाइनेंस करोगे? का तो लॉन्ग टर्म फंड से करोगे, का तो शॉर्ट टर्म फंड से करोगे, आप कहीं से भी करो। याद रखना, वो डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, फाइनेंसिंग पॉलिसी डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। एज आई सेड अर्लियर इन दिस सेशन, इसके अंदर मैंने बताया आपको, डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है सर, वो कम से कम होना चाहिए, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़े, जिससे हमारा वेल्थ बढ़े। क्लियर? ये ध्यान रखना है ऑलवेज, है ना? फिर आप कहीं से भी लेके आओ, क्या फर्क पड़ता है? चलिए, इसके अंदर आप फाइनेंसिंग मिक्स क्या कर सकते हो? इसके अंदर फाइनेंस मिक्स क्या कर सकते हैं आप? इसके अंदर फाइनेंसिंग मिक्स क्या कर सकते हैं, ये ध्यान देना है आपको। फाइनेंसिंग मिक्स का मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, का तो आप ये पैसे, जो करंट एसेट के लिए जो पैसे लाने हैं आपको, इन्वेस्टमेंट जो करना है उसके लिए जो फाइनेंस आपको लाना है, वो आप कहां से लाते हो सर? स्पॉन्टेनियस, क्या बोलते हो उसको? स्पॉन्टेनियस, शॉर्ट टर्म सोर्स, शॉर्ट टर्म सोर्स। और ये क्या बोलते हैं, दूसरा है नेगोशिएटेड, क्या बोलते हैं? नेगोशिएटेड सोर्स। आपको करंट एसेट को फाइनेंस करना है, तो पैसे कहां से आप लाओगे? तो आप क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस शॉर्ट टर्म सोर्स। सर, ये स्पॉन्टेनियस शॉर्ट टर्म सोर्स क्या होता है? अरे, स्पॉन्टेनियस शॉर्ट टर्म सोर्स का मतलब क्या? ये ऐसे सोर्स है जो ऑटोमेटिक अराइज होते हैं सर बिजनेस में, जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे अराइज होते हैं, है ना? वो उसके लिए कुछ आपको नेगोशिएट नहीं करना है आपको लेंडर से, जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे अराइज होते हैं, है ना? तो वो अराइज होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं, है ना? तो हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो वहां से भी आप थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सकते हो। कहने का मतलब क्या सर, कहां से? इसका मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ट्रेड क्रेडिट। अगर आपको बिजनेस में जितना भी क्रेडिट चाहिए, धंधे में आपको जितना भी क्रेडिट चाहिए, इसका मतलब क्या? अगर आपको माल खरीदना है, तो माल खरीदना है, स्टॉक बाय करना है, तो आप स्टॉक बाय करते हो क्रेडिट पे, तो इसलिए खड़े होते हैं क्रेडिटर्स। यस और नो? बिल्स पेएबल, ट्रेड क्रेडिट्स हुआ ना ये दोनों में। यस और नो? है ना? ट्रेड एक्सेप्टेंस जो भी होता है वो, या बिजनेस के आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस एंड सैलरीज पे करना, वेजेस एंड सैलरी पे करना, यस और नो? इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना, एक्सेट्रा। तो आप क्या करते हो इस सोर्स ऑफ फाइनेंस में? क्या करते हो स्पॉन्टेनियस में? क्या करते हो कि आप क्रेडिटर्स को, बिल्स पेएबल को, इन लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट टर्म मांग लेते हो। आप उनको क्या कहते हो कि भैया यार एक काम करो ना, 1 महीने का नहीं, 2 महीने का क्रेडिट टर्म दो ना यार। अगर आप 2 महीने का क्रेडिट टर्म मांगते हो, इसका मतलब क्या हुआ? 2 महीने में आप कहीं ना कहीं से आपकी वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लोगे। जानबूझ के आप क्रेडिट पीरियड ज्यादा मांगते हो, तो आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। इन द सेम में यहाँ पे ऐसा होता है ना? तो जिस महीने की पगार हो, वो महीने की पगार आप उसी महीने में पे नहीं करते। यस और नो? इस महीने की पगार आप नेक्स्ट महीने की 15 तारीख को पे करते हो, तो आपको यहाँ पे 45 डेज का टाइम मिल जाता है ना, आपके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, कैश को मैनेज करने के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है? फिर क्या निकल के आता है? नेगोशिएटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब नेगोशिएटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर भी दो तरीके हैं, उसमें भी दो तरीके हैं। ठीक है? एक कौन सा? शॉर्ट टर्म सोर्स, जो नेगोशिएटेड है, एंड लॉन्ग टर्म सोर्स, जो नेगोशिएटेड है। तो सर, नेगोशिएटेड का मतलब क्या? अरे यहाँ पे शॉर्ट टर्म सोर्स या लॉन्ग टर्म सोर्स जो नेगोशिएटेड है, क्या है सर? नेगोशिएटेड, इसका मतलब क्या? एक तरफ पैसे लेने वाला बंदा होता है ना, जिसको फाइनेंस चाहिए, जैसे हमारा बिजनेस, एक तरफ हमारा बिजनेस है और एक तरफ बैंक है। समझो ना, एक तरफ सामने कौन है सर? बैंक। और ये दोनों मिल के टर्म्स को नेगोशिएट करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी टर्म्स ऑफ लेंडिंग होता है, वो नेगोशिएट करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लोगे, है ना? पेमेंट किस तरह से किया जाएगा, सिक्योरिटी कौन सी ऑफर की जाएगी। तो ये नेगोशिएट करते हैं, और इस नेगोशिएशन के अंदर कोशिश करते हैं कि जो कॉस्ट है इंटरेस्ट का, वो कम से कम आए।
ठीक है, तो इसमें कौन कौन से निकल के आते हैं सर? बहुत सारा निकल जाते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन लेके आए बैंक से, शॉर्ट टर्म लोन्स लेके आ गए आप बैंक से, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट लेके आ गए आप बैंक से, आपने कैश क्रेडिट ले लिया सर, यस और नो, फिर आपने लेटर ऑफ क्रेडिट ले लिया बैंक से, फिर आपने ट्रांजैक्शन लोन ले ली, क्या लिया? ट्रांजैक्शन लोन ले लिया, है ना, इंटर कॉर्पोरेट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होती है, वहां से आप मैनेज कर सकते हो सर, है ना, फैक्टोरिंग है, फैक्टरिंग है, वहां से आप पैसे मैनेज कर सकते हो, एंड पब्लिक से आप डिपॉजिट लेके आ सकते हो, ये सब चीजें आया ना सर? क्या है सर, ये सब है क्या? देखो, शॉर्ट टर्म लोन समझते हो ना, शॉर्ट टर्म लोन्स के अंदर आप बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में क्या फर्क है? जनरली बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, कैश क्रेडिट के लिए अकाउंट होना जरूरी नहीं है। कैश क्रेडिट आपको स्टॉक के अगेंस्ट मिलता है, यानी आपको सिक्योरिटी में स्टॉक रखना पड़ेगा, है ना, प्लेस करना पड़ेगा, हाइपोथिकेट करना पड़ेगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट मिल जाता है सर, है ना, या एफडी के अगेंस्ट मिल जाता है सर। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट में होता ये है कि बैंक गारंटी प्रोवाइड करता है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट देता कौन है? लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक दे रहा है, कौन दे रहा है? बैंक। तो एक तरफ आप हो, आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है सर, है ना, एक तरफ मान लो कोई बाहर की कंट्री में आपका बिजनेस है और आप कहीं बाहर से माल इंपोर्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस कहाँ पे है सर? इंडिया में है, और ये इंडिया से बाहर आप क्या करना चाहते हो? इंपोर्ट करना चाहते हो यहाँ से। तो आपका जो बैंक है, आप आपका, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बैंक, ठीक है ना, तो ये आपका बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट यानी गारंटी देता है किसको? इंपोर्टर को, कि भाई तुम इनको माल सप्लाई करो, है ना, हम आपको गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि ये जो है बंदा, जो बायर जो है, वो पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर टाइम पे आपको पेमेंट कर देगा, हम गारंटी देते हैं, जाओ। तो इस तरह से यहां से भी पैसे ला सकते हैं। ट्रांजैक्शन लोन का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन लोन का मतलब ये हो गया कि भाई आपको कोई भी एसेट बाय करनी है या कोई भी ट्रांजैक्शन करने हैं, जिसके लिए लोन आप, जिसके लिए बैंक आपको लोन दे रहा है, ठीक है, तो वहां से आप फाइनेंस मैनेज कर सकते हो। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब क्या? एक कंपनी दूसरी कंपनी में डिपॉजिट रखती है ना। फैक्टोरिंग का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास डेटर है, मेरे पास कौन है? डेटर है, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है, आपने सुना होगा बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग। मेरे पास डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, जो मुझे पेमेंट कब करने वाले? 2 महीने बाद। कब पेमेंट करने वाले हैं? 2 महीने बाद। तो मैं ये डेटर और ये बिल्स रिसीवेबल किसी को बेच देता हूं। मेरे पास डेटर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के डेटर है, तो मैंने किसी को बेच दिया और उनसे मैंने कितने ले लिए? 90,000 ले लिए, है ना, और मैच्योरिटी पे ये पैसे इकट्ठा कर लेगा डेटर से। समझ रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं फैक्टरिंग। एंड पब्लिक डिपॉजिट, जो आप पब्लिक से पैसे लेते हो, सब क्या बोलते हैं? पब्लिक डिपॉजिट। तो इस तरह से पैसे ले आ सकते हो। दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म सोर्स तो बताइए सबको, है ना, लॉन्ग टर्म कौन कौन से हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म के अंदर क्या हो सकता है? इक्विटी हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है। तो आप ये भी इश्यू करके, इससे पैसे इकट्ठा करके आप वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट को फाइनेंस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म फंड का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, हाँ पॉसिबल है, हम देखेंगे आगे कौन कौन से अप्रोचेस है वो देखेंगे, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसका इस्तेमाल कर सकते हो सर। आप डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हो, आप बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हो, है ना। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ला सकते हो, कहीं से भी ला सकते हो। इन शॉर्ट, करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसीज। किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम सर? हम बात कर रहे हैं करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंस कहां से लेके आओगे? का तो स्पॉन्टेनियस सोर्स से लेके आओगे, का तो आप नेगोशिएटेड सोर्स से लेके आओगे। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? तो ऑटोमेटिक अराइज होता है बिजनेस के अंदर, है ना, उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं सर? वो कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रेड क्रेडिट हो सकता है, एक्सपेंसेस जो है ये हो सकती है, जहां पे आप मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड मांग लेते हो पेमेंट करने के लिए, यस सर नो। और नेगोशिएट का मतलब क्या? नेगोशिएट करते हो, टर्म्स एंड कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगोशिएट करते हो, तो ये सब इसके हो गए, सिंपल है। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है सर फाइनेंसिंग। अब
इसके कंटिन्यूएशन में जो अलग अलग अप्रोच जो है, हेजिंग अप्रोच एंड कंजर्वेटिव अप्रोच एंड एग्रेसिव अप्रोच में कितने पैसे कहाँ से लाने चाहिए, मतलब अगर आपको रिक्वायरमेंट है ना, तो पैसे आप कहाँ से उठाते हो, शॉर्ट टर्म में से कितना उठाते हो, फाइनेंस कितना उठाते हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कितना उठाते हो, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है।